आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हम यहां मौजूद हैं विजय चौक पर। एक बड़ी खबर जो आई है कि 3 बड़ी शख्सियतों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, और इनके अलावा मशहूर भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और इससे पहले कुछ दिनों के भीतर आपने देखा 2 और बड़ी टावरिंग पर्सनालिटीज को भारत रत्न देने का ऐलान मोदी सरकार ने किया है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, और उनके अलावा कर्पूरी ठाकुर, जो समाजवादी नेता थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके योगदान को याद करते हुए उनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया। अब जो इसका जो पॉलिटिकल मैसेज है उसको अब हम लोग डिकोड करना शुरू करेंगे। शुरुआत हुई कर्पूरी ठाकुर से, सामाजिक न्याय के नेता, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले, बिहार जैसे राज्य में जिनका बहुत बड़ा कद है, जिनको लालू यादव मानते हैं कि लालू यादव ने उनसे सीखा, नीतीश कुमार जिनको अपना गुरु मानते हैं, वो कर्पूरी ठाकुर। उसके बाद नीतीश कुमार का एनडीए में आ जाना, उसके बाद मोदी सरकार याद करती है एल.के. आडवाणी के कंट्रीब्यूशन को, जो आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी से पहले हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन राजनीतिक तौर पर माने जाते हैं एल.के. आडवाणी, जिन्होंने राम रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से लेकर के पूरे देश के अंदर, वो एल.के. आडवाणी, जिनके बारे में बहुत कहा गया कि प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने उनको अज्ञातवास में डाल दिया, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। लेकिन उसके बाद देश ने ये भी देखा कि आडवाणी के, लाल कृष्ण आडवाणी जी के योगदान को, पार्टी के लिए किए गए उनके काम को, समाज के लिए किए गए उनके काम को नरेंद्र मोदी ने याद किया, और इनकी सरकार ने उनको भारत रत्न से नवाजा। और फिर उसके बाद आज जो 3 ऐलान हुए, एक बड़े जाट समुदाय की बड़ी शख्सियत, उनके अलावा देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह, जब हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि उनके पोते अपनी पार्टी जो है वो एनडीए में ला सकते हैं, जयंत चौधरी, तो उत्तर प्रदेश में इसका क्या मैसेज जाएगा? आज आसपास के जो राज्य हैं जहां पर जाट समुदाय की अच्छी खासी तादाद है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, वहां पर इसका क्या संदेश जाने जा रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जिनके कांग्रेस पार्टी और खासकर के गांधी परिवार के बीच जो तल्खियां रहीं, वो जग जाहिर है। आज गांधी परिवार ने कैसे उनका तिरस्कार किया, यह आज पूरा देश इस बात को जानता है। इसको लेकर के कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कई इंटरव्यूज में कांग्रेस पार्टी के नेता ये बात स्वीकार कर चुके हैं। उन पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को, जिनको भारत के उदारीकरण के लिए याद किया जाना था, लेकिन उनकी एक ही पहचान बना करके रख दी गई कि वो एक अल्पमत की सरकार चलाने वाले कांग्रेस के नेता थे, और उस वक्त वो भारत के प्रधानमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद गिरी। आज देश ने उनके असल योगदान को याद करते हुए, भारत की इकोनॉमी को विश्व के खोलने के लिए उनके योगदान को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया है। और साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे चौधरी चरण सिंह जी की, तो डॉक्टर स्वामीनाथन को भी याद करना चाहिए। भारत की हरी क्रांति के नायक जिनको कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन जिनकी देन है, वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं कि मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता था, और उनके योगदान को इस तरीके से कभी नहीं सराहा गया। देश अगर आज आत्मनिर्भर बना है, खाद्य के फूड सिक्योरिटी में अगर आज आत्मनिर्भर है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। और वो जो ये कृषि कानून मोदी सरकार लाना चाह रही थी, जो राजनीतिक विरोध के बाद वापस लेने पड़े, उसके समर्थक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। बहरहाल आज उनके योगदान को भी याद किया गया, तो किसानों के बीच ये भी एक बड़ा संदेश जाएगा कि उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई 2 बड़ी हस्तियों को आज मोदी सरकार जो है वो सम्मानित करना चाह रही है। मैं फिर एक बार शुरुआत करूंगा। सर, आप जरा इसके बिल्कुल क्लियर पॉलिटिकल मैसेजिंग की हमको बात करनी है, तो पहले हम यूपी से ही शुरुआत कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह, जाट समुदाय, साफ है कि जाट समुदाय साथ आएगा, बिल्कुल ये बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सधेगा। दूसरा, एक पूरे उत्तर प्रदेश में भी इसका मैसेज जाएगा किसानों के बीच में कि आपके एक बड़े नेता को सम्मान दिया गया जो आज तक नहीं दिया जा सका। तो एक तो ये बात है कि जयंत चौधरी के साथ जो आपके रिश्ते बन रहे हैं उसको सुदृढ़ करेगा। दूसरा, आप किसानों के साथ, जो बार बार कहा जाता है कि ये फैलाने की कोशिश की जाती है, किसान जो हैं वो बीजेपी के साथ नहीं है, ये फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उससे अगर ऐसा कभी छोटा मोटा डाउट है भी तो वो भी इससे क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अब हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के बाकी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर से इसके राडार पे है। अगर बाकियों पे बात करना चाहेंगे तो फिर पीवी नरसिम्हा राव की बात करेंगे तो तेलंगाना, खास तौर से तेलंगाना का जो इलाका है वहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव, राजनीति उनकी जॉइंट आंध्र प्रदेश में रही है और तेलंगाना के इलाके से खास तौर से रही है। तो
ये कहा जा सकता है तेलंगाना में जो बीजेपी को प्रॉस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं बीआरएस के ढलान के बाद या बीआरएस के कमज़ोर होने के बाद, वो कहीं ना कहीं इससे सुदृढ़ होंगे। तीसरा, अगर हम स्वामीनाथन जी की बात करें तो आप तमिलनाडु को उस तरह से देखेंगे, वो चेन्नई, हालांकि वो एक पॉलिटिकल फिगर नहीं थे। फिर भी देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पॉलिटिकल फिगर के कारण ही कोई लोग आपके साथ जुड़ते हैं, बाकी फिगर्स के कारण भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और अगर आपने कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया गया तो उसके कारण जुड़े होंगे ना लोग, जो पसंद करते हैं उनको कि भाई आपने किसी को सम्मान दिया। तो मुझे लगता है कि ये सारा सोच के ही अगर आप देखें तो उसमें पॉलिटिकल मैसेज भी है और उसमें ये भी मैसेज बड़ा है कि जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन, जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसको रिकग्नाइज नहीं किया गया है, उसे आज ये सरकार देखिए अभी हाल में कुछ सर्वे आए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आया है तो अब सर्वे का मौसम भी आ गया है। उसमें पूरे देश के सर्वे में ये इशारा मिल रहा है कि मोदी सरकार केवल पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बल्कि 300 के पार जा रही है। एनडीए 350 के आसपास इस सर्वे में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर 300 के पार जाएगी, ऐसा अभी हाल में हुए कुछ सर्वे जो है उस ओर इशारा कर रहे हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो ये 120 सीटें जो यूपी और बिहार की हैं, इसमें 2019 के अपने प्रदर्शन को दोहराना बीजेपी के लिए है, जहां पर 64 सीटें 62 सीटें जो हैं वो यूपी में आई और उसके अलावा 39 सीटें जो थी, 17 सीटें बीजेपी की और 39 सीटें 40 में से एनडीए की बिहार के अंदर आई। तो अब इन दोनों राज्यों की जरा अब हम बात करते हैं। यूपी के बारे में राहुल जी ने बताया आपको, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को याद करना, उनको भारत रत्न दिया जाना, अति पिछड़े वर्ग के नेता, वो नेता जिनकी लीक पर नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति को फैशन किया और बनाया है। नीतीश कुमार आज अति पिछड़ों के अगर नेता जो है वो बन करके उभरे हैं तो वो वही काम करके उभरे हैं जिसके लिए जाना जाता है 80 के दशक में, 70 और 80 के दशक में कर्पूरी ठाकुर को, जो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर किया था। तो आज बिहार को भी एक बड़ा स्पष्ट मैसेज है, यूपी को भी बड़ा स्पष्ट मैसेज है। समीर जी, निश्चित रूप से दोनों राज्यों के लिए एक बड़ा संदेश मोदी सरकार ने दिया है। और अगर मैं बिहार की बात करूं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की, तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के एनडीए में आने के पहले ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न घोषित कर दिया था। और बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है वो अति पिछड़ों का रहा है। कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से आते थे, अति पिछड़ा समुदाय माना जाता है वो, और अति पिछड़े बिहार में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहे, मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर वहाँ के। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार ये संदेश देना चाहती थी कि उनके राज्य में अति पिछड़ों का भी जो आइकॉन है, जिन्होंने काम किया अपने राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री के रहते, उनका भी सम्मान किया जाता है और कर्पूरी ठाकुर को इस चीज़ में दिया। आप देखेंगे प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्य के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं या केंद्र सरकार कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनको भारत रत्न दिया है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में अपने सिर्फ 3 नेताओं को भारत रत्न दिया है। एक नानाजी देशमुख को दिया, एक अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरे लालकृष्ण आडवाणी को दिया है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया काम किया है, राजनीति में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, ऐसे लोगों को, भले ही वो किसी दूसरे पार्टी के हो, चाहे भले ही वो कांग्रेस के हो या किसी अन्य दल से रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों को भारत देने का काम किया है। मुझे लग रहा है बताता है कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर को देकर अति पिछड़ों को भी संदेश दिया है और निश्चित रूप से अति पिछड़े जो नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर सीधे तौर पर इसके चुनावी गणित को समझना चाह रहा हूँ। उसको मैं ये सर्वे का हवाला थोड़ा सा दे रहा हूँ मैं। इस सर्वे में उसके मुताबिक यूपी में 70 पार, ये इस घोषणा से, आज के ऐलान से पहले चौधरी चरण सिंह वाले 70 पार ऑलरेडी बीजेपी को दिखाया जा रहा था। बिहार के अंदर अगर आप बात करें तो एनडीए की टैली 30 पार बताई जा रही है। बीजेपी को अपने नंबर 17 सीट थी 2019 के अंदर, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि बीजेपी उसकी टैली वहीं आसपास कहीं रहने जा रही है। तो यूपी में बढ़ रही है बीजेपी और बिहार में रिटेन कर रही है अपनी परफॉर्मेंस को, और उसमें जोड़िए ये दोनों, फिर कर्पूरी ठाकुर भी और चौधरी चरण सिंह जी को भी। देखिए, नरेंद्र मोदी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। ये तो बात आपको, किसी ने सोचा नहीं था कि एमएस स्वामीनाथन का नाम भारत रत्न के रूप में आएगा, या चौधरी चरण सिंह जी के बारे में मांग तो बहुत दिनों से उठ रही थी। और आप देखेंगे, एक की पृष्ठभूमि समाजवादी है, दूसरे की पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस की है और किसान की है, तीसरे की पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस है लेकिन लिबरल इकोनॉमी को है, और चौथे की पृष्ठभूमि जो है वो लिबरल इकोनॉमी की है लेकिन साथ साथ हिंदुत्व का आइकन भी है। तो ये 4 चेहरों को आप देखेंगे कि वैचारिक अधिष्ठान से बाहर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दूसरे विचारों को भी आत्मसात करते हुए उनके आइकन्स को जगह दिया है, सम्मान दिया है।
तो स्वाभाविक तौर पर एक समाज जो होता है, जो कम्युनिटी जो होता है, अपने आइकन के साथ अपने आप को अटैच करता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाइए और गांव में बात कीजिए, आप वो चौधरी साहब के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं पसंद करेंगे। बिल्कुल। आप कुछ कर दीजिए, आप उनके बेटे को आप बोल सकते हैं, जयंत चौधरी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन चौधरी साहब के खिलाफ बोल करके आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति कर लें, ये संभव नहीं है। वैसे ही कर्पूरी ठाकुर है, एक दलितों के बीच में, जिसको हम ये कह रहे थे ना, जो अति पिछड़ों के बीच में वो आइकनिक फिगर है। और हम लोग तो उस समय एक बड़ा बिहार में फेमस ये था, जब मैट्रिकुलेशन का एग्जाम होना था, कर्पूरी फार्मूला वो बड़ा फेमस हुआ था उस समय। उन्होंने अंग्रेजी की जो ये थी कंपलसरी था, बड़ा लोग बच्चे फेल कर जाते थे अंग्रेजी के कारण, उन्होंने उसको हटा दिया। तो कोई जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पास करना है, कोई आवश्यक नहीं है, अंग्रेजी हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। नीतीश जी ने भी इस चीज़ को किया, भाई अपने ब्यूरोक्रेट्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई ये सारे मेमोरेंडम जो है वो अंग्रेजी में। अब चूंकि कर्पूरी ठाकुर को पढ़ना ज्यादा लोगों ने शुरू किया, नीतीश कुमार तो ऐसा लगता है जो कर्पूरी कर गए उसी को फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब आरक्षण का फार्मूला आया तो नीतीश जी ने उसी फार्मूले को लागू किया बिहार में, जिसका जो सैद्धांतिक आधार कर्पूरी जी ने दिया था। उसमें अगड़ों को भी आरक्षण का, जो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में जो सरकार में जो कर्पूरी ने किया था, वो कर्पूरी जी के ही उसी प्रिंसिपल्स को यहाँ पर अडॉप्ट करके कि भाई पिछड़ों अगड़ों में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत दुर्दशा से गुजर रहे हैं। ऐसे लोगों के पक्ष में भी राज्य को आना चाहिए। मुझे लगता है कि इन चीज़ों से, ये आइकन से, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस को सोचने के लिए स्पेस नहीं दे रही है। आप पिछले 1.5 महीने से आप देखेंगे तो मैं बार बार कहता हूं, ये हमेशा ये बात जिक्र करता हूं कि जो पार्टी चुनाव के दरमियान नैरेटिव सेट करती है वो पार्टी चुनाव जीतती है, और जो पार्टी नैरेटिव पर रिएक्ट करती है वो चुनाव हारती है। भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में इसलिए हारती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिच तैयार करते थे और उस पर ये खेलती थी। नरेंद्र मोदी ने अपनी पिच तैयार कर दी है, राम मंदिर से लेकर के और बाकी, और धीरे धीरे सब्सिडियरी पिच जो है वो ऑलरेडी खुल करके आ रहे हैं। काशी हो तैयार करने की सर बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं, अब वो कल से पूरा दिन लगे हुए हैं ये साबित करने में कि नरेंद्र मोदी जो है पिछड़ा समाज में पैदा ही नहीं हुए, वो ओबीसी पैदा ही नहीं हुए थे। एक बात बताएं, वो तो जनरल कैटेगरी में पैदा हुए। बताएं, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके कौन सलाहकार हैं जो इस प्रकार से सलाह देते हैं। जो मैं ये धृष्टता नहीं करना चाहूँगा कि ये राजनीतिक अपरिपक्वता है, लेकिन परसेप्शन कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। आप न्याय यात्रा में आप निकल रहे हैं, आप पूरी ये बातें जितनी आप कर रहे हैं, आप सोचिए काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी ना, पंडित नेहरू जी के समय आई थी, आप लागू कर देते, नहीं लागू किया। मंडल कमीशन आ चुका था, श्रीमती गांधी उसे लागू कर देती, नहीं लागू किया। बिहार के अंदर जब आरक्षण लागू किया गया था, कांग्रेस पार्टी ने उसका जम करके विरोध किया था, बिल्कुल विरोध किया था। मैं तो एक किस्से का विटनेस हूँ जहाँ पर एक कांग्रेस विधायक को कहते सुने गया था कि कैसे इसका हमको विरोध करना है। पंचायत के चुनाव में जो आरक्षण का था उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था। जब हम लोग क्रांति चौक पर बैठे हुए थे यहाँ पर, जब मंडल कमीशन, ये ठीक है कि हम लोगों ने भी विरोध किया था, लेकिन फंड कौन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी कर रही थी। कहाँ से आ रहा था? चंद्रशेखर जी को इंस्टिगेट करके सरकार गिरवाने का काम। कहा जाता है ना कि मंडल के खिलाफ कमंडल आया, बिल्कुल गलत बात। 1984 से कमंडल ऑलरेडी काम कर चुका था, सीतामढ़ी से यात्रा चल चुकी थी, राम सीता यात्रा शुरू हो चुकी थी। जी। और आपको पता है कि 89 वगैरह तक ये सारी चीजें हो चुकी थी, कई यात्राएं हो चुकी थी। धर्म संसद प्रयाग के अंदर जो है राम मंदिर मूवमेंट पर अपना बात कर चुका था। तो ये कहना कि कमंडल के खिलाफ है, कमंडल के खिलाफ तो मूलतः कांग्रेस ने काम किया था, ठीक है। और वो और चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में सरकार ही इसलिए बनाया जाता है ताकि वीपी सिंह को आपने चूंकि नैरेटिव की बात की, मैंने वहां से इस बात की शुरुआत की कि राहुल गांधी जो नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, कहीं से भी कामयाब होते दिख रहे हैं क्या आपको? मोदी सरकार ऐलान कर रही है एक अति पिछड़े कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की, वो एक जाट नेता को, किसान नेता को भारत रत्न दे रही है, और आप केवल ये साबित करने में लगे हैं कि प्रधानमंत्री ओबीसी है कि नहीं है। देखिए, यही जो है मुश्किल इस वक्त जो विपक्षी दल हैं उनके सामने है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ या फिर सरकार की नीतियों के खिलाफ आखिर ऐसा क्या बोलें जो कि जनता के भीतर एक
ऐसा सोच पैदा करे कि जो अभी सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका भी कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अभी देश को ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस या फिर विपक्ष का कोई नेता वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑल्टरनेटिव हो सकता है या इस सरकार का ऑल्टरनेटिव हो सकता है। जब तक कि वो नरेशन या वो जो एक सेंस है वो देश की जनता के भीतर नहीं जाती है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को विपक्षी दल किसी भी तरह से हरा पाएंगे। अभी भी जो आप जिस सर्वे का भी जिक्र कर रहे थे, उसमें केवल साउथ का इलाका ऐसा है जिसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किल दिखाई वो वही है, वैसा ही है जैसा 2 चुनाव में पहले हुआ। उसके अलावा कोई ऐसा इलाका पूरा नहीं। नॉर्थ स्वीप बता रहा है, पूरा नॉर्थ है, पूरा ईस्ट वेस्ट है, स्वीप है, ईस्ट में भी आप देखिए, वेस्ट में भी, और पूरे दो राज्य जहां पर एनडीए थोड़ा घट सकता है, महाराष्ट्र और बिहार बड़े राज्य हैं, वहां पर बीजेपी रिटेन करती हुई दिख रही है। बिल्कुल, आप खुद सोचिए, उड़ीसा में इस वक्त जो नवीन पटनायक के सबसे जो करीबी व्यक्ति हैं, उनके बयान आप देखिए, वो ये कहते हैं कि दोनों मित्र हैं, नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री ने कह दिया ये मेरे मित्र हैं और कह चुके हैं कि बड़ी अच्छी सरकार चला रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा बोल रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पे भी उड़ीसा में भी एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा। तो मुझे लगता है कि ये इस वक्त जो कांग्रेस है, खासतौर से कांग्रेस की ही ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो सबसे बड़ा दल था, तो कांग्रेस जो है एक नैरेटिव बनाने में नाकामयाब रहा है, फेल रहा है कि वो कोई ऑल्टरनेटिव खड़ा कर सके बीजेपी और एनडीए के साथ। चलिए, तो चूंकि अभी ये कहानी कुर्सी के कार्यक्रम के शुरू होने के ठीक पहले ये ऐलान हुए भारत रत्न के, तो हमने इसको पूरा उन विभूतियों की पूरी पृष्ठभूमि को, कांग्रेस पार्टी के साथ उनके संबंध को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि केवल ये नहीं कि जो हमारा है वही नेता है, वही देश में चमकना चाहिए, देश के लिए जिसने भी काम किया, जिसका भी योगदान है उसको याद करो, फिर चाहे वो आपकी विरोधी की पार्टी में ही क्यों ना कभी रहा हो, एक तरफ वो सोच जो है दिखाई देती है।